ये चीज बांग्लादेश में होगी जी जी अगर हिमांशु वो जी, नहीं समझे तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगे और ये करना पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ है आप शुएब चौधरी साहब कि ये जो जिहादी ताकतें हैं, इन जिहादी ताकतों के खिलाफ फिर बांग्लादेश की जनता ही, आम जो बंगाली जनता है वो उठ खड़ी होगी। क्योंकि साहब खाना पीना तो चाहिए, आप भारत के खिलाफ, भारत से दुश्मनी मोल लेकर जिहाद जिहाद करेंगे, जिहाद से तो पेट नहीं भरता है। सुमित भाई, मैं हमारे सम्मानित हिमांशु भट्ट भाई से इजाजत लेके दो चीज कहना चाहता हूँ, आप सबसे इजाजत लेके। जी देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी की लाइफलाइन है गारमेंट, और हम गारमेंट इसके लिए बेच सकते हैं वेस्टर्न कंट्री में कि इसका प्राइस कॉम्पिटिटिव है। क्यों कॉम्पिटिटिव है? कि हमारे रॉ मटेरियल्स भारत से आता है। अगर मैं भारत से रॉ मटेरियल्स नहीं खरीद के सेम रॉ मटेरियल चाइना से खरीदूंगा या पाकिस्तान से खरीदूंगा, तो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट 23.5% ज्यादा हो जाएगा, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 14%, 14 to 17%, 14 से 17% है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। और भारत से नहीं खरीद के हम कहीं से भी खरीदेंगे, सो 23.5% प्लस हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाएगा। तब क्या होगा? गारमेंट्स की मालिक जो है, फैक्ट्री वालों, वो थोड़ा ही उसके पॉकेट से पैसा भर के गारमेंट भेजेगा एक्सपोर्ट। सो भारत इज आवर लाइफ लाइन, नॉट ओनली इकोनॉमिक। भारत इज द लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश इन मेनी एरियाज। कुछ एरिया मैं अभी बता सकता हूँ, कुछ एरिया मैं या हिमांशु भाई हम दोनों बताएंगे नहीं, कि हम पत्रकार बहुत चीजें बता नहीं सकते। दूसरी बात जो है सुमित भाई, जी देखिए कि 1971 में जनरल मानेक साहब जी ने जो 6 महीने वक्त लगा उनको प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के लिए, अभी ये 71 से 2024 तक भारत ही थे बांग्लादेश के सबसे करीब के दोस्त। सो इंडिया नोज एवरीथिंग। हमारे जनरल्स कौन से ब्रांड की पैंट पहनता है, या शुएब चौधरी कौन से ब्रांड का चश्मे इस्तेमाल करता, सब भारत को मालूम है। सो उस वक्त अगर 6 महीने लगा, अभी तो कम से कम 1 महीने की इंतजाम की जरूरत होगा। और उसके बाद उस वक्त लगा 14 दिन, अभी हमारे को लगता है कि 14 घंटा भी नहीं लगेगा। सो थिंग्स आर कमिंग टू एन एंड फॉर यूनुस। और ये जो जिहादी कॉकटेल पार्टी बनाया है, एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ जी कि इन्होंने उसी इनॉग्रेशन पार्टी में खर्च की 200 करोड़ टाका, 200 करोड़ टाका। और मानिक में एवेन्यू की जो रोड है, वहाँ उसके टोटल धारण आई मीन टोटल कैपेसिटी है 70,000 पीपल, 70,000। जब ये रोड में डिवाइडर नहीं थे, अभी डिवाइडर हो गया तो इसका कैपेसिटी हाफ हो गई, 35,000। उस दिन 200 करोड़ टाका खर्च करके उन्होंने 10 से 12,000 लोग जमायत कर सका, 12,000। और उसी दिन बीएनपी के एक लीडर के जनाजा हुआ चिटगांव में, उसमें 1 लाख लोग हो गए। तो इसके जो औकात क्या है, ये एनसीपी या जिहादी पार्टी तो का, आप ये एक समझ तरह गए। से आर्टिफिशियल आप कह रहे हैं। ये आर्टिफिशियल भी एक चीज होता है नहीं, ये कुछ भी है नहीं। ये कभी चुनाव में जाएगा यूनुस के साथ लेके, ये इसको एक सीट भी नहीं मिलेगा 300 आसन में, और हर आसन में इसको जमानत भी बाजियाब्त हो जाएगा। एंड दे आल्सो नोइंग। अभी ये क्या करेगा, ये चुनाव अभी लड़ेगा नहीं, ये अभी जिहादी प्रिपरेशन ले रहा है। हाँ पाकिस्तान से तो हथियार आ गया, बहुत आ गया, और भी आने वाला है। अभी एक जिहादी प्रिपरेशन टू डू और डाई। और ये किसके साथ जंग लगेगा? भारत के साथ। ये लोग जानते भी नहीं भारत क्या है। मैंने जो कह दिया कि इंडिया इज अ लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, इन मल्टीपल एरियाज। सम कैन बी सेड एंड बिल्कुल, सम वी कैनॉट से। और यही तो यही इंडिया के नासमझी, साथ, ये मुझे लगता है यही इंडिया के नासमझी जो साथ है। जो पंगा लड़ने की कोशिश करता है, हाँ वो बेवकूफ है। या जिहादी तो बेवकूफ नहीं, जिहादी तो अंधे होते हैं, ये जिहादी है। नासमझी, यही बेवकूफ़ी, मूर्खता, या फिर विनाशकाले विपरीत बुद्धि। लेकिन मनोज जी, नाहिद इस्लाम की पार्टी का गठन हुआ तो ये तुर्रा, ये घोषणा की गई कि साहब हम अलग राजनीति करने आए हैं, और हमारे देश में भी अलग राजनीति करने आए हैं, ये लाइन कही गई थी, ये याद आ गई।
खैर लेकिन हम अलग राजनीति करने आए हैं ये कहते हुए और ये कहा गया कि ना पाकिस्तान ना भारत समर्थित राजनीति हम करेंगे। अब ये लाइन मुझे लगता है कि ये अपने आप में ऐसी लाइन है कि साहब आप एक तरफ से पाकिस्तान गलबहियाँ कर रहे हैं आप ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस साहब के, और भारत विरोध में हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान समर्थित राजनीति भी नहीं करेंगे, भारत समर्थित राजनीति भी नहीं करेंगे, और हम बांग्लादेश का विकास करेंगे। देखिए सुमित जी, ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और ये जो आंदोलन है बेसिकली इसमें सबकी मिली भगत है, क्योंकि अभी हमारे शोएब जी ने जैसे बताया कि लाइफ लाइन है। मैं तो कहूँगा कि भारत ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बिना किसी भी देश का या किसी भी इंसान का क्या स्थिति होगा हम सब जानते हैं। कोविड भी हम लोग देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो छात्र पार्टी बना के जिस तरीके से लोग बेसिकली इनका जो इंटरनल जो कोर है वो एंटी इंडिया ही है। वो सिर्फ वहाँ की जो जनता है अभी भी 40 से 45% अभी भी शेख हसीना के फेवर में है आज के डेट में भी। तो आप समझ सकते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे जो माइनॉरिटी एट्रोसिटी हुई है वहाँ पे इस 6 महीने के अंदर में, ये सारे लोग अगर जिस दिन निकल के आ गए रोड पे, तो ये बेसिकली चुनाव में जाने के पहले का एक माहौल तैयार किया जा रहा है इन लोगों से कि हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ, इंडिया प्रो इंडिया होके जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इसके पहले शेख हसीना तो यही कर रही थी, तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया। आप इस चीज को भी देख सकते हैं पिछले 6 महीने से जिस प्रकार से जो आज इंडियन सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इस 6 महीने में उन लोगों ने क्या किया। हर स्तर पे उन लोग फेलियर हुआ है, चाहे प्रशासन के स्तर पे हो या सामाजिक सुरक्षा के नाम पे हो या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे हो। तो मैं बिल्कुल ये आप सहमत हूँ, क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये जनता को एक तरीके से गुमराह करने का ये एक हथकंडा अपनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वहाँ की जनता है वो इस चीज को समझे। क्योंकि देखिए आज के डेट में बांग्लादेश जो ओरिजिनल जो भी लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि हम भारत के साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लेके वहां पे जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के बिना बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसी को इस तरीके का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। और नो डाउट अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बोला कि जो भारत की जो आर्मी है है, और बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि भारत कहीं से छोड़ने वाला है नहीं इस चीज को, क्योंकि भारत के लिए ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जिस पौधे को आपने खुद से लगाया हो और आपके सामने अगर कोई काट रहा हो तो आप उसे अगर, और मोदी सरकार रहने के बावजूद अगर वो ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि फिर से भारत की विदेश नीति को सोचना पड़ेगा। तो मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं कि आने वाले समय में भारत का जो डिप्लोमेसी और खास करके जो इंडियन आर्मी है इसमें बहुत ही मैसिव रोल प्ले करेगी, और वहां पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो भी अस्त्र होगा ये लोग अपनाएगा। और इस तरीके का लेकिन यहाँ पर मनोज जी एक सवाल ये भी, जैसा उन्होंने कहा 200 करोड़ टका खर्च किया गया और हालांकि 10-12 हजार लोग सिर्फ जुटा पाए, ये फंडिंग कहां से हो रही है? और अब तक ये थ्योरी थी कि डीप स्टेट, अमेरिका की डीप स्टेट या अमेरिकी यूएस एड के नाम से तमाम फंडिंग, अब वहां से धीरे धीरे फंडिंग आपकी खत्म हो रही है। अब कौन वो डीप स्टेट है, या फिर हम सीधे सीधे ये माने कि अब चाइना, चूंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है और वो चाहता है, चाइना चाहता है कि चारों तरफ हम डिस्टर्ब करें भारत को, तो हम ये नाहिद इस्लाम है या फिर मोहम्मद यूनुस है या फिर कोई भी एक चेहरा कुछ भी आप उठाकर देख लीजिए, वो है ही नहीं। पर्दे के पीछे खेल कहीं और कोई खेल रहा है और चोट वहां पर हमें करनी होगी। बिल्कुल सुमित जी, ट्रंप के नहीं आने के पहले बाइडेन पूरा काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाइडेन गए चाइना अपने एक्टिव रोल में आ गया। और चाइना ने जिस प्रकार से भारत को घेरने के लिए हर देखिए, एक तरफ चाइना का पॉलिसी यही है कि एक तरीके से वो भारत के साथ अपना ट्रेड इंगेजमेंट भी रखना चाहता है, दूसरी तरफ से वो घेरना भी चाहता है, चाहे नेपाल के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से और श्रीलंका के माध्यम से। तो उसी कड़ी में उसे कहीं सफलता मिली नहीं, लेकिन बांग्लादेश में उसे बना बनाया एक पिच मिल गया है जिसके माध्यम से वो आज के डेट में वो फंडिंग कर रहा है और हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आज ट्रंप के आने के बाद से भारत की स्थिति विश्व की राजनीति में और खास करके जो चाइना का जो एक एग्रेशन था उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब स्टॉप लगेगा और लग चुका है। और जिसके कारण भारत को एक तरीके से इंगेज करने के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी देश के अगर पड़ोस में इस तरीके का टेंशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो प्रभावित होता है, पूरी तरीके से प्रभावित होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो मुझे लगता है कि चाइना वो चाहता है कि भारत को डिस्टर्ब करे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से मोदी सरकार ने 10 सालों में बिना युद्ध लड़े
उसकी स्थिति आज ऐसी कर दी है कि वो कटोरा लेके घूम रहा है। तो आज चाइना के सामने बांग्लादेश को एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज करना चाह रहा है कि हम चाइना किस प्रकार से बांग्लादेश में अपना पैर जमाए और भारत को काउंटर कर, क्योंकि आप एक तरफ दूसरी तरफ भी देख सकते हैं अफगानिस्तान के साथ भी वही स्थिति हुई है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो वहां पे भी चाइना का जो एक रोल था वो कहीं न कहीं एक तरीके से डिस्टर्बेंस हुआ। आप ईरान को भी जोड़ के देख सकते हैं कि ईरान ने अफगानिस्तान के साथ किस तरीके से रिलेशन में अभी जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ। तो ये सारी चीजें एक ग्लोबल चेन है और उस ग्लोबल चेन में साउथ एशिया रीजन में चाइना खास करके भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत को अस्थिर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पिछले 10 सालों से चली आ रही है। आप देख सकते हैं कि 14 के बाद से केंद्र की जो सरकारें हैं और खास करके जो स्टेट में भी जो सरकारें हैं, वो जिसको भी मैंडेट मिल रहा है फुल मैंडेट मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए खतरे की घंटी है और चाइना वहां के अपने लोगों को दिखाने के लिए कि क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं, वहां कोई चुनाव प्रोसेस है नहीं, वो भारत को हमेशा दिखाना चाहता है अपने लोगों को कि देखो भारत की स्थिति क्या हो रही है और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अपने लोगों को कि भाई कि मैं विदाउट डेमोक्रेसी हम किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भारत के साथ चाइना हमेशा चाहेगा कि इंडिया में यहाँ पे क्राइसिस क्रिएट हो, हर लेवल पे क्रिएट हो, और उसी के तहत आज बांग्लादेश को यूज करने का प्रयास कर रहा है। सुमित जी, लेकिन यहाँ पर सवाल है अब हिमांशु भट्ट जी, ये है कि अब नाहिद इस्लाम हो और वो भले ही पार्टी बनाए या जमाते इस्लामी, सवाल है कि चुनाव कब होगा। भाई चुनाव तो पहले होगा तब तो। चुनाव अभी होगा नहीं भैया, दिसंबर की बात करें आप, ये आपको याद हो तो मोहम्मद यूनुस तो बता रहा था 6 साल बाद चुनाव करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने ये बताया था कि मैं 6 साल बाद चुनाव करूँ, और तभी उसने अपने एडवाइजरी कमेटी में ये नाहिद इस्लाम जैसे बहुत से लोगों को लिया था। कोई आईसिस का था, कोई जमात का था, कोई विद्यार्थी लीडर था, ऐसे मिला के उन्होंने अपने एडवाइजर्स बनाए थे। अभी देखिए चुनाव भले ही अनाउंस करें कि ये होगा वो होगा वो होगा, मगर चुनाव अभी बांग्लादेश में होना नहीं है, ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस वक्त में। यहां अगले 2, 3, 4 महीने के अंदर जिस हिसाब की आंतरिक स्थिति वहां रहती है, जैसे शोएब जी बता रहे थे कि 200 करोड़ टका आए कहां से, ये आपने सवाल पूछा। बिल्कुल, मगर आपने ये सोचा कि जब यूएसएड के 29 मिलियन बांग्लादेश को जाते थे, वो 29 मिलियन कितने लोगों में बटे थे? वो पैसे वक्त खत्म होने में भी वक्त लगता है। दूसरी बात, ये जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट की तो बात कर दी यूएसएड से, बिडेन एंड कंपनी से, मगर वो वहाबी फंडिंग जो आता था काफी मध्य पूर्व, काफी वेस्ट एशिया के देशों से, तुर्किया है, एक्स है, वाई है, जेड है, ईरान है, ये जो खिलाफत बनाने की बात करते हैं उसके लिए फंडिंग, मुस्लिम ब्रदरहुड का फंडिंग कहां से आता है भैया? आईसिस का फंडिंग कहां से आता है? ये फंडिंग कहीं से होता हुआ बांग्लादेश में आ रहा है। ये बस इस बात की साबिती है। जो ये 200 करोड़ में 12,000 लोग इकट्ठे किए गए ना, ये उसकी एक प्रूफ है आपके लिए कि ये फंडिंग वहां यहां तक पहुंचा है। और इसलिए जब पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मुझे आईसिस के फ्लैग और अलकायदा के फ्लैग वहां देख के मुझे ताज्जुब नहीं होता, उसकी ये निशानी है। तो ये एक बात क्या हिमांशु जी, कनाडा का एग्जांपल हम दे दें, कनाडा का एग्जांपल, बांग्लादेश, कनाडा और बांग्लादेश को अगर एक साथ रहे, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट कार्टेल जो है, वहां पर भी ट्रूडो के पीछे माना जा रहा था कि यही लॉबी है, और यहां भी वही लॉबी काम कर रही है। वहां वो लॉबी फेल हो गई और उसी तरह से ये लॉबी यहां पर फेल होगी। बहुत सीधी सी बात है भैया। देखिए इन लोगों के पर हर जगह से काटे जा रहे हैं। हाँ। आज रिस्ट्रिक्टेड ये लोग जो है ना, आज यूरोप के अंदर रिस्ट्रिक्ट होके ये लोग बैठे हुए। आज की स्थिति में जब ट्रंप प्रशासन का 1 महीना हो गया, उसके बाद आज ये लोग यूरोप में बैठ के जेलेंस्की जैसे पप्पू के थ्रू उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है हिमांशु, जल्दी से क्लोज करना होगा। शोएब चौधरी साहब, लास्ट कमेंट आपका। बांग्लादेश आर्मी का कोई रोल देख रहे हैं क्या इसमें? अब जो ये अव्यवस्था बन रही है, क्या आर्मी अब कंट्रोल कर सकती है? सुमित भाई, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन की, इसके जो प्रोग्राम हुआ, ये सारे एम्बेसी को इनवाइट किया था ढाका में, और आपको और हमारे हिमांशु भाई के और बाकी सारे पैनलिस्ट के लिए वहाँ एक ही एम्बेसी किया था,
और उसका नाम है पाकिस्तानी हाई कमीशन के, जिसका उनका पार्टी है, और बाकी कोई एम्बेसी के नहीं। अभी जो आप आर्मी के बात पूछ रहे, वेरी ब्रेकिंग स्टोरी कि फ्राइडे रात से ये यूनुस हुकूमत, जंगी हुकूमत ने कैंटोनमेंट के अंदर पुलिस भेज के रेड करना शुरू की जनरल्स के घर घर में। और आज ही सुबह को बांग्लादेश के एंटी करप्शन कह रहे कि एक जनरल के घर से, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके घर से 2.5 करोड़ टाका मिला। हाँ। यानी वो साबित करना चाहता है कि बांग्लादेश की आर्मी करप्ट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्मी वर्सेस अब मोहम्मद यूनुस या आर्मी वर्सेस जिहादी, ये आने वाले दिनों में दिख सकती है। बिल्कुल, ये आने वाले दिनों में दिख सकती है। तो अभी तस्वीर में अभी क्लाइमैक्स बाकी है ना, पिक्चर अभी हम इंटरवल तक मानकर चल रहे हैं, अभी असली क्लाइमैक्स बाकी है ना। बहुत शुक्रिया भैया, वो लोग अंदर अंदर लड़ेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया शोएब साहब, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। यकीनन बांग्लादेश की तस्वीर अब धीरे धीरे